नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कवक के बारे में। ठीक है। और इसके पहले देखिए, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जो भी प्रोटोजोआ था। आज हम कवक के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि कवक भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। होता क्या कि हम लोग अभी जब कक्षा 11 में है ना, तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप नेट की तैयारी करने जाएंगे या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत ढेर सारा कवक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। आप सभी लोग इसको आराम से देखिए, धैर्य धारण करके देखिए, और बहुत अच्छा आज का वीडियो होने वाला कवक। आज हम कुछ कवक के बेसिक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर इसके तमाम जो प्रॉपर्टियां हैं, जो इसके गुण हैं, क्वालिटी है, सब आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कवक क्या करते हैं? कवक। तो देखिए, कवक है क्या? सबसे पहले कवक, जो कवक होता है ना, इसकी खोज किसने की? सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कवक की खोज किसने की? देखिए, कवक के जो जनक हैं, इसके जो जनक हैं, उनका नाम है आपका पियर एंटोनियो। पियर एंटोनियो माइकेली, ये इसके जनक हैं, ये इनके जनक हैं। ठीक है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक में कवक के बारे में अध्ययन किया। इनकी पुस्तक का जो नाम था, बहुत पूछा जाता है, कई बार इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ, पुस्तक का नाम था आपका नोवा प्लांटेरम, है ना। क्या नाम था? नोवा प्लांटेरम। नोवा, और यहाँ से प्लांटेरम, और यहाँ से जेनेवा, है जेनेरा, सॉरी जेनेरा, ये इनकी पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में उन्होंने कवक की कई प्रजातियों के बारे में वर्णन किया था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? पियर एंटोनियो माइकेली। पर जैसे कि रोज की तरह मैं पहले अपना वीडियो चेक कर लूँ, क्या वीडियो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, फिर हम आगे चलते बड़े ध्यान से। 1 मिनट। ठीक है, इतने आप समझ सकते हैं अच्छे से। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट तो आप जरूर समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब चूंकि देखिए, रात में वीडियो बनता है, इसलिए काफ़ी टाइम कुछ लोग कहते हैं कि सर आपकी परछाएं ब्लैक बोर्ड पर दिखाया करते रहे। तो मैं क्या करूँ, रात में बना रहा हूँ तो परछाएं तो दिखाई देगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फालतू बहस करने से कोई मतलब नहीं होता, जिसको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ेगा। चलिए, नोवा प्लांटेरम जेनेरा, इनकी बुक का नाम है। कौन है? पियर एंटोनियो माइकेली। इन्होंने जो है कवक की खोज किया था, इसीलिए इनको क्या कहा था? जनक कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, कवक शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बहुत तो पूर्ण बात निकल। इसकी उत्पत्ति, कवक की उत्पत्ति क्या होती? कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? फंगस कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं फंगस। मैं यहाँ लिखना भूल गया था, आप ध्यान रखिएगा। फंगस, इसका नाम है फंगस। ठीक है। तो जो इसकी उत्पत्ति होती है, वो लैटिन भाषा के फंगस से हुई। किसकी उत्पत्ति? कवक की। कवक की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस से हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे लैटिन भाषा के फंगस। लैटिन भाषा के फंगस से हुई। किससे हुई? फंगस। ये लैटिन भाषा के फंगस से हुआ है। और फंगस का अर्थ होता है फंगस। फंगस का जो अर्थ होता है वो होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम। MUSHROOM, ये हो गया। ठीक है। तो जो फंगस का अर्थ होता है लैटिन भाषा में, उसको मशरूम कहते हैं। मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, बरसात की सीजनों में देखा होगा, कंडा उंडा में देखा होगा, लकड़ियों में देखा होगा। जहाँ भी आपके नम स्थान आते हैं ना, नम और थोड़ा सा ऊसर वाले, है ना, जैसे आप घूर होता है ना, जहाँ आप लोग गोबर गाय का, भैंस का सब फेंकते हैं, तो उनमें भी तमाम उगे रहते हैं। इनको फफूंद कहते हैं, मशरूम कहते हैं, तमाम। कुछ लोग गांव में उसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता। तो आप हंसिएगा मत इस पर। कुकुरमुत्ता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छाते के समान उगे रहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका फंगस। फंगस का मतलब मशरूम। ठीक है। अब इसका जो अध्ययन होता है, जो इसका अध्ययन किया जाता है विज्ञान में, उस अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? अध्ययन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आगे, ये इंपॉर्टेंट है।
मैं यहाँ पर इसको रेड पेन से लिखना चाहता हूँ। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ये कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट शब्द, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, ध्यान रखिए कि इसको माइकोलॉजी भी लिख दे रहे हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। देखिए यहाँ पर केवल आपको तैयारी करवाई जाती है, यहाँ पर केवल आपको तैयारी की जाती है कंपटीशन के लेवल के हिसाब से, सिर्फ कंपटीशन स्तर की यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से दिखाई देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आइए, तो कवकों का अध्ययन क्या होगा? माइकोलॉजी होता है, ठीक है। अब देखिए, जो इनका पढ़ते हैं, जो कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, जो मतलब विद्वान होते हैं कवक के बारे में, फंगस के बारे में, उनको क्या कहते हैं, है ना? तो कवक विद्ों को, कवक विद्, कवक विद, कवक के विद्वानों को लिख लीजिए। कवक के विद्वानों को कई बार पूछा जाता है, कवक के विद्वानों को क्या कहते हैं? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको तो माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइको और यहाँ लॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका भैया। अब देखिए, ये रहते कहाँ सबसे पहले, है ना? ये तो आपके बारे में हो गया। कवक की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फंगस से, फंगस का मतलब होता है मशरूम, और कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और कवक के विद्वानों को क्या कहते हैं? जो कवक के बारे में जानकारी रखते हैं, उसको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जनक कौन है? पियर एंटोनियो माइकेली। उन्होंने अपनी पुस्तक नोवा प्लांटेरम जेनेरा में कई कवक के बारे में अध्ययन किया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल गया। अधिकतर इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको दिया जाता है। आप पढ़ रहे हैं आरसी सिंह चैनल से, आप पढ़ रहे हैं आरसी सिंह के साथ, तो आप निष्फिक्र हो जाइए। टोटल एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी के शब्दों को छांट छांट कर आपके सामने रखा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? इनका आवास कहाँ है? तो आवास इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आवास में भैया आप सर्वव्यापी लिख दीजिए। आवास, आवास में क्या लिखेंगे? आवास में आप लिखेंगे सर्वव्यापी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। और पता नम तथा उष्ण, है ना? नम और आर्द्र स्थानों पर, नम प्लस आर्द्रता वाले स्थानों पर, आर्द्रता वाले स्थानों पर मिलते हैं, आर्द्रता वाले स्थानों पर मिलते हैं, ये स्थानों पर प्राप्त होते हैं। ये आवास हो गया। अब देखिए, इसमें आप ये भी देखोगे, आप कभी कभी ब्रेड खाए हों। ब्रेड तो आप अक्सर खाते हैं, क्योंकि आजकल ब्रेड फैशन हो गया है। अब चावल रोटी सब्जी कौन खाता है? अब तो ब्रेड खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, तली भुनी चीज़, समोसा खाते हैं। क्लास में भैया रोज छुट्टी इंटरवल मांगते हैं कि सर जी हमें छुट्टी। अरे ये 10-20 रुपए के नहीं, 100-100 रुपए के समोसा मांगते हैं बच्चे। चाहे जितना समझाओ कि समोसा मत खाओ, लेकिन फिर भी खाते हैं। भैया खाना खाते ही नहीं लग रहा घर में, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। समोसा, बर्गर, पिज्जा, ये वो, ये पता नहीं क्या क्या खाते हैं। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं समोसे के, हमें हद कर दिए भाई। अरे खाओ तो वो चीज़ खाओ जो आपको लगे, तो आपकी सेहत को लगे। आप खाएंगे पिज्जा, बर्गर, समोसा, और कल कहेंगे आप पेट गड़बड़ हो गया, फिर कहेंगे छुट्टी दे सर जी पेट दर्द कर रहा है। अब सर जी क्या करें? पेट दर्द तो एक बहाना है, उसमें छुट्टी देना ही पड़ता है। पता नहीं किस कारण से पेट दर्द हो रहा है। चलिए आगे देखिए। तो सर्वव्यापी, नम और आर्द्रता वाले स्थानों पर या फिर कवक मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जहाँ लिखाया गया है सर्वव्यापी, मतलब हर जगह पाए जाती हैं। अब हर जगह, जैसे आपने ब्रेड देखा ना, तो ब्रेड में क्या होता है, कभी कभी जो है ब्रेड में हरा हरा कलर का लग जाता है। आप देखे होंगे ब्रेड में हरा हरा कलर, तो उसको आप उठाकर फेंक दीजिए, उसको मत खाइए, ठीक है। कभी कभी आप देखिए नींबू में भी लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? नींबू में लग जाते हैं धब्बे धब्बे। संतरे के भी बाहर छिलके में लग जाता है। अगर आप के घर में कोई शादी बारात हुई, तो वहाँ पर भी जब रोटियां बच जाती, पूड़ियाँ बच जाती है ना, तो पूड़ियों में भी सफ़ेद सफ़ेद एक भुंडा टाइप लग जाता है। अगर अचार घर में रखा, उसमें तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उसके ऊपर भी भुंडा लग जाती है, तो इनको मत खाइए, ठीक है। ये नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ साइंटिस्ट लोग बनाते हैं वो तो कम नुकसानदायक होता है, यानी मानते हैं कि बहुत ही कम नुकसानदायक होते हैं, लेकिन जो इस तरह अपने आप नेचुरल तरीके से उगाती हैं बहुत ही नुकसान करते हैं। इसको ध्यान रखिए। आप लोग देखे होंगे गेहूं में कीट रोग होता है। क्या होता है? गेहूं में कीट रोग, ठीक है। तो कीट रोग होता है पक्सीनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? अभी हम लिखा देंगे, आप परेशान मत रहिए, ठीक है।
तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न टाइप, क्वेश्चन टाइप किस प्रकार बनते हैं। तो चमड़े के बेल्ट में अगर आपके जो चमड़ा का बेल्ट है ना, चमड़ा का बेल्ट हो चाहे चमड़े का बैग हो, अगर आप इनमें नमी थोड़ा पानी डाल दिए हैं, कहीं रख दिए हैं, तो उसमें भी लग जाएगा, उसमें भी ये सफ़ेद सफ़ेद लग जाती है। ये सब आपके कवक हैं। तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है, देखते जाइए टोटल एनसीईआरटी शब्द से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, कहा चमड़े, चमड़े के बेल्ट, चमड़े के बेल्ट पर, और कहाँ पाए जाते हैं, चमड़े के जूते पर, ब्रेड पर, ब्रेड पर, और कहाँ मिलते हैं भैया, अचार आदि पर, है ना। इसके अतिरिक्त तो क्या होता है, संतरे के छिलके पर तुमने बता दिया आपको। और ध्यान रखिएगा एक इसमें बहुत ही खूबसूरत होता है कवक, उसका नाम है सबसे, दुनिया का सबसे खूबसूरत। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ खूबसूरत, इसको रेड कलर से लिखते हैं आपको, है दुनिया का सबसे खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत कवक, इसका नाम है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम क्या है भैया, टोड स्टूल। क्या नाम है, टोड स्टूल, टोड स्टूल। ये दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत कवक होता है, ठीक ना। ये लेकिन ध्यान रखिए जो खूबसूरत होता है देखने में, वो थोड़ा सा सही नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है अगर कोई खूबसूरती कुछ किसी चीज़ में तो थोड़ा उसको कम देखो, क्योंकि अगर उसको आप अभी टोड स्टूल है खूबसूरत लगता है, आप गए पकड़ कर खाकर खाने लगे, आप गए पकड़ कर खाने लगे तो नुकसान करेगा, क्योंकि बहुत जहरीला होता है। इसलिए मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो देखने में खूबसूरत लगता है, कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही चीज़ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर खूबसूरत बेकार चीज़ होती है, पर ये कह रहा हूँ कि हर खूबसूरत के पीछे मत भागो, क्योंकि यह एक टोड स्टूल है, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे ना तब समझ में आएगा क्या है। तो ये टोड स्टूल बहुत ही खतरनाक कवक है, इसको मत खाइएगा। फिर देखिए सरसों की पत्ती में है ना, सरसों की पत्ती पर जो सफेद सफेद दाग होता है, आप आज चाहिए कि सरसों खेती अब होने वाली है, महीने डेढ़ महीने में वो तैयार हो जाएगा, तो वहाँ सरसों की पत्ती में सफेद सफेद कीट हो जाता है, यह भी आपका क्या है, कवक है। ठीक, चलिए अगला आप क्या सकते हैं, एक कवक होता है जो एंटीबायोटिक जिससे बनाई जाती है, उसका नाम क्या है, देखिए नाम क्या है उसका, पेनिसिलियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, पेनिसिलियम, 1 मिनट, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, यह भी एक कवक है। और इस पेनिसिलियम नोटेटम कवक का नाम पूरा पेनिसिलियम नोटेटम कवक है, इससे बनाई जाती है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक दवाइयाँ, प्रतिजैविक दवाइयाँ, प्रतिजैविक औषधियों को बनाया जाता है, औषधियों को बनाया जाता है, औषधियों को बनाया जाता है। अभी इसकी बेसिक चीजें मैं आप फटाफट जानिए, ठीक है। इसके बाद आपका एक देखिए गेहूं में जो कीट रोग होता है, इसको भी लिख लीजिए। गेहूं में जो कीट रोग होता है वो होता है आपका पक्सीनिया के कारण। किस कारण होता है, पक्सीनिया के कारण, पक्सीनिया। अब देखो जो पक्सीनिया जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पा बना के आधा का बना कर ई, पक्की, ठीक है, उसके बाद सनिया, ये एनसीईआरटी में इस प्रकार लिखा, पक्सनिया, है ना। ये जो पक्सनिया है ये क्या करता है भैया, आपकी जो पक्सनिया है ये गेहूं में कीट रोग उत्पन्न करता है, गेहूं में कीट रोग उत्पन्न करता है, गेहूं में कीट रोग, कहीं लिखा तो नहीं लिखा है, कीट रोग उत्पन्न करता है, ये आया आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेनिसिलियम एंड पक्सीनिया, ठीक है। अब इसके बाद जो ईस्ट है भैया ना, ईस्ट का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसको भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ईस्ट, ये। अब ईस्ट तो बहुत ही कमाल की चीज है, अगर ईस्ट आप लोग जान जाए तो मैं यहाँ पर देख लूँ कहाँ पर ज्यादा रोशनी आ रही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं।
जो आपका ईस्ट है ना भैया, ईस्ट से क्या क्या बनता है? ईस्ट से तो पहली बार ब्रेड बनता है। क्या बनता है इससे? ब्रेड। इसका प्रयोग क्या था? ब्रेड। ब्रेड में प्रयोग, ब्रेड में प्रयोग, और साथ में ब्रेड में प्रयोग तथा साथ में जो अल्कोहल होता है ना, दारू वगैरह, इसमें भी प्रयोग होता है। और पनीर, जो आप लोग पनीर बनाते हैं, इसमें भी, ब्रेड में, पनीर में, और प्लस अल्कोहल में, अल्कोहल में इसका उपयोग होता है, अल्कोहल में प्रयोग होता है ये। अब अगर आप जान गए कि अल्कोहल में प्रयोग होता है तो घर में मत जाइएगा कि चलो यार खोजो ईस्ट कहाँ है और अल्कोहल बनाओ और इसका यूज करो, क्योंकि कोई भी चीज़ यूज करना ना तो उसके पहले आप इसका प्रयोग, दुष्प्रयोग, लाभ, हानि सब जान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा पिएंगे तो फिर बस हो गया, आपका लीवर डैमेज है। लीवर डैमेज तो सब कुछ डैमेज, इसलिए आप इसका ज़्यादा यूज मत करिए। कर भी रहे थोड़ी बहुत तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल आदी हो जाइए। वैसे आजकल लोग फैशन के तौर पर पीते हैं, पर हम आपको बिल्कुल ही मना करेंगे, कतई भी आप ये आपको जो अल्कोहल इसका प्रयोग मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ईस्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए एक आपका जो होता है, 1 मिनट, चलिए इतना हो गया इम्पोर्टेंट। अब आपके पास क्या आ रहा है? अब देखिए इसका एग्जाम्पल तो आपने आपको काफी दे दिया। अब एग्जाम्पल के अलावा कुछ बता क्या है? कुछ है नहीं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी क्या ही कहती है कि सर्वव्यापी होते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो सर्वव्यापी हो गया, हवा में लिख दो, यहाँ पर हवा में भी रहते हैं, हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, पानी में भी लिख दीजिए आप। ये आपके इतना एग्जाम्पल, जो पौधों में रहते हैं, जंतुओं में रहते हैं, सब में रहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दो पौधों में रहते हैं, हम लिखना भूल गए भाई, इनको भी लिख दो, पौधों एवं जंतुओं में भी रहते हैं। अभी सब बताया जाएगा आपको, जंतुओं में हर जगह ही आपके मिलते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसकी बात। अब देखिए जो कवक है ना भाई, कवक के बारे में आप इतना तो जान गए आप सब, लेकिन अब कवक की संरचना कैसे होती है ये इंपॉर्टेंट है आपकी, कवक की संरचना। तो यहाँ पर लिखिए संरचना। इसकी संरचना के बाद देखते हैं क्या होता है। संरचना, ये सब इंपॉर्टेंट आपके शब्द लिखाए जा रहे हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। तो कवक की संरचना भैया क्या होता है कि कवक की संरचना है सामान्यतः जो है अधिकतर चीज बहुकोश की होती है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको एग्जाम्पल मिलने वाला है। ये होते हैं सामान्य, अधिकतर आपकी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कोशिकीय भी कवक है, उसका नाम ईस्ट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये अधिकतर क्या होते हैं? अधिकतर ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? अधिकतर ये बहुकोशिकीय है और तंतुमयी होते हैं। बहुकोशिकीय एवं तंतुमयी होते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर एक अपवाद है, उसको आप जरूर याद रखिएगा, है ना, ईस्ट। यहाँ पर एक अपवाद है ईस्ट, ये आपका ध्यान रखिएगा। ये जो ईस्ट है यह एक कोशिकीय है। क्या है ये? एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज आपको मिल रहे हैं। अब देखिए इतना क्वेश्चन जब मिल गया भैया तो क्या करेंगे आप? अब देखिए तंतु क्या होता है, आपको हम यहाँ जो लिखाया गया ना, अधिकतर बहुकोश की और तंतुमयी होती है। भाई एक कोश की और बहुकोश की तो जानते, तंतु आप नहीं जानते होंगे, तो आइए तंतु जान लेते हैं। तो तंतु मतलब क्या होता है? जैसे आप अचार में या ठीक अचार या पूड़ी में देख लीजिए ना, तो पूड़ी में एक रेशा होता है, सफेद सफेद रेसे होते हैं, बहुत से रेसे होते हैं। तो जो रेशों गुच्छा होता है उसमें से एक रेशा निकाल लो, एक रेशा को ही हम तंतुमय कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु जैसे संरचना। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार के ना रेशे होते हैं, इस किस प्रकार के? इस प्रकार के रेशे होते हैं, इस प्रकार के रेशे, इस प्रकार के रेशे होते हैं, है ना। तो ये आपके तंतुमय होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम इसको तंतुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तो दो भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए
जो कवक तंतु होता है, पहले कवक तंतु की बात कर लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट है कवक तंतु क्या होता है। तो कवक जो तंतु है ये आपकी कहाँ से उत्पन्न हुआ इसके बारे में जानिए। कवक तंतु को कहते हैं हाइफा। क्या कहते हैं? कवक तंतु। देखिए कवक तंतु को कहते हैं हाइफा। क्या कहते हैं कवक तंतु को? कवक तंतु को कहते हैं हाइफा। इसको कहते हैं अंग्रेजी में HYPHA। ये कवक तंतु, इसको कहते हैं हाइफा। ठीक है। और हाइफा जो है यूनानी शब्द है ना, यूनानी शब्द की एक भाषा उससे उत्पन्न हुआ। ये कवक तंतु हाइफा है, लेकिन ये हाइफा उत्पन्न कहाँ से हुआ? तो एक यूनानी शब्द है। यह यहाँ लिख दीजिए। क्या यहाँ लाइट का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है ना? चेक कर लूँ। हाँ, तो सामने ही आने वाला है, उसके मैं नीचे ही लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूँ फिर समझा रहा हूँ। यह यूनानी भाषा के हाइप्स, यह यूनानी भाषा के हाइप्स HYPH से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ जाल होता है। क्या होता है? जाल होता है जी। ठीक है, तो जो कवक तंतु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइप। और हाइप कहाँ से उत्पन्न हुआ है? यह यूनानी भाषा के हाइफा यूनानी भाषा के हाइप से उत्पन्न हुआ है, HYPH। और यह जो हाइप है इसका अर्थ होता है जाल। क्लियर? तो अब यही तंतुओं को हम बताने जा रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं, कैसा कवक जाल बनता है, कैसे कवक तंतु होते हैं। क्लियर? तो आइए आगे देखते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए ये जो कवक तंतु होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख दूंगा आपको पहले हेडिंग से कवक तंतु। यहां से कवक तंतु, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये कवक तंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, अब दो प्रकार के होते हैं तो कैसे होते हैं? ठीक है, तो देखिए पहले आप कवक तंतु समझ लीजिए, उसके बाद और कवक जाल। तो जैसे मान लीजिए यहां से एक आपका कवक तंतु ये है। ठीक है, एक कवक तंतु ये है आपकी, एक कवक तंतु आपका ये है यहां से, और एक कवक तंतु और है यहां से, मान लीजिए। ठीक है, और एक कवक तंतु इस प्रकार है, फिर ऐसे भी। तो अगर ऐसे कवक तंतु मिल गए ऐसे, तो एक ही आप कवक तंतुओं का जाल बन जाता है। क्या बनता है? कवक तंतुओं का जाल बन जाता है। तो कहने का मतलब होता है जब तंतुओं का जाल बनता है तो उसको कवक जाल कहते हैं। कवक तंतुओं, जब कई कवक तंतु आपस में मिलकर फंस जाते हैं, बच जाते हैं, तो उसे कवक जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक जाल। और कवक जाल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइसीडियम। क्या कहते हैं? माइसीडियम। तो यहाँ पर लिख देंगे कवक जाल को क्या कहते हैं? माइसीलियम। माइसेलियम ये कहते हैं। ठीक है, अब माइसीलियम तो हो गया। अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं क्योंकि मुझे आगे समझाना है। क्लियर हो गया? अब माइसीलियम समझ गए होंगे क्या? अभी हमने जो बनाया वो है आपका माइसीलियम। ठीक है, अब देखिए ये दो तरीके से होता है। कभी कभी क्या होता है, पहला तरीका जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि दो तरीके का होता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा हमें स्पीड ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि मुझे कम समय में अधिक से अधिक मैटर को प्रोवाइड करवाना पड़ता है, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर देता हूँ। पर आप ध्यान करिए कि जहाँ थोड़ी हार्डेस्ट वाला होता है हम स्लो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली हैं, इसलिए आप सभी लोग आरसी सिंह चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको यह विश्वास मैं दिला रहा हूँ कि मैं कोर्स पूरा खत्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्या होता है,
पहला क्या होता है आपका इस प्रकार का, किस प्रकार का, इस प्रकार का। जैसे कोई कवक तंतु है, इसको मैं नीले से लिखूं क्या ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला टाइप ये, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का कोई ये आपका कवक तंतु है ये, ठीक है, इस प्रकार का कवक तंतु है ये, और इस पर जो बहुत से केंद्रक होते हैं, क्या होते हैं, बहुत से केंद्रक होते हैं इस प्रकार के ये, ठीक है। अब इन कवकों के बीच में देखिए पट नहीं है, मतलब बीच में इस प्रकार के नहीं, जैसे अगर ऐसे होता ना, इस प्रकार ऐसे बना करके यहाँ 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 ऐसे, ये इस प्रकार के इसमें पट नहीं है, और सारे केंद्रक एक ही कोशिका द्रव में डूबे हुए हैं। अब इसकी कवक तंतु है, तो कवक तंतु में क्या होता है, कोशिका द्रव होगा। तो अब कोशिका द्रव चूंकि पट नहीं है, तो कोशिका द्रव में ही सारे केंद्रक डूबे रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब पट नहीं है, अर्थात पटहीन है। क्या है, ये जो तंतु है ये पटहीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपटीय। क्या कहेंगे, अपटीय। तो मैं यहाँ लिख दूं, चलिए। तो कवक जाल में कोशिका के अंदर क्या होता है, जो कवक जाल होता है वो कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं पर पट नहीं। तो इसमें लिखेंगे कवक जाल में कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा हूँ मैं, परसेकल तो दिखाई न दे तो क्या मतलब निकलेगा। हाँ ठीक है, बस इससे उधर नहीं जाएंगे। कवक जाल में कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में केंद्रक, केंद्रक डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं ये, किंतु पट नहीं होते, पट नहीं होते हैं, ठीक है। और जब पट नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, नॉन सेपेट या पटहीन। क्या कहेंगे, या हम इसको कहेंगे पटहीन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे कवक तंतु को हम पटहीन कवक कहेंगे। क्या कहेंगे, पटहीन कवक तंतु कहलाता है ये, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका, या एग्जाम्पल हम लिखे देने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए क्या है इसका, किस कवक के कवक तंतु में पट नहीं होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज। क्या है, फाइको, याद रखिएगा, फाइकोमाइसिटीज एक ये है आपका इंपॉर्टेंट, फाइकोमाइसिटीज। और दूसरा आपको हम क्या दे सकते हैं, मेस्टिगो, 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 और साथ में माइकोटिना, माइकोटिना। ये ऐसे दो कवक हैं जिनके कवक तंतु में पट नहीं होते हैं, केवल केंद्रक होते हैं, कोशिका द्रव में डूबे रहते हैं। ऐसे कवक तंतु को हम क्या कहते हैं, पटहीन कवक तंतु कहते हैं, मतलब पट होते ही नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में माइकोपाइसिटीज एंड मेस्टिगोमाइकोटिना, ठीक है। माइकोटिना छोटी में रहे, छोटी ही रहेगी, सॉरी, क्लियर। अब दूसरा आता है, क्या आता है, दूसरा आपका आता है इस प्रकार का, देखिए, जिसमें पट हो, क्या हो, इसमें पट हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या लिख दें आपका, ये अगर ये कोशिका है आपकी, कवक तंतु है, और कवक तंतु में ये कोशिका है, और इस कोशिका में इसका जो कोशिका द्रव्य है, इसमें केंद्रक तो बहुत है, ये है ना, केंद्रक है इनमें, लेकिन होता क्या है, इनमें पट है, बीच बीच में ब्रेक है, ये पट लगे हुए है ना, यानी सारे केंद्रक
अलग अलग कमरों में हैं, है अलग अलग कमरों का मतलब समझ रहे हैं, सब अपने अपने कमरों में फिक्स हैं। यहाँ पर दरवाजा लगा दिया गया, पट लगा दिया गया है, इससे सारे केंद्रक अपने अपने पटों में अपने अपने घरों में सुरक्षित है ना। जैसे मेरा कमरा है, उसका कमरा है, उसका कमरा है, सब अलग अलग कमरे हैं। तो यहाँ पर ये इसमें पट है, इसे पटयुक्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इसको हम कहेंगे पटयुक्त। क्या कहेंगे? पटयुक्त, है ना, पटीय, इसको कहेंगे पटीय, पटीय। और क्या कहेंगे इसको भैया? पटीय कवक तंतु, पटीय कवक तंतु ये होते हैं। और इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल तो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? कोई है आपके पास? एस्कोमाइकोटिना लिख दीजिए, यही तो होगा एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना ये आपका एक कवक है जिसके कोशिका द्रव्य में केंद्रक है और केंद्रक पटों से अलग अलग है, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हैं आप बेसिडियो, बेसिडियो, बेसिडियो माइकोटिना, बेसिडियो। अरे यार रुक जाओ एक मिनट, बस सॉरी, बड़ा बड़ा लिख दे, बेसिडियो माइकोटिना। ये दो ऐसे कवक हैं जिनके कवक तंतु में क्या होता है? पट होता है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? पटीय कवक कहेंगे। और इनके तंतुओं को पटीय कवक तंतु कहते हैं। यहां तक आपको भैया हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ी जगह होगा हो तो आगे लिखते हैं या तो फिर मिटा करके लिखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भैया, ठीक है, इतना हो गया सब। चलिए आइए अब देखते हैं फटाफट। देखिए पोषण, पोषण किस प्रकार का होता है? देखिए कवक में क्या होता है भैया? कवक में क्लोरोफिल तो होता नहीं। जब इनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं तो अपना भोजन बना नहीं पाते हैं। और जब भोजन बना नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे भैया। जो जिसके घर में कोई भोजन बनाने वाला नहीं है तो कहीं ना कहीं तो लेता ही है भोजन, है ना। किसी किसी घर से अगर उसके अच्छे रिलेशन है तो घर में भी खाना मिल जाता है, अगल बगल भी मिल जाता है। और अगर बेकार है तो फिर तो भैया वही है, वही घर क्या है, घर का ना घाट का, ऐसे कुछ है, वही है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं पोषण क्या था। तो सबसे पहले मृतोपजीवी क्या था? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी कवक क्या होते हैं ना? ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या जंतुओं जो भी होते हैं उनके सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल तो होता नहीं, तो अब जब सड़े गले चीजों से प्राप्त करेंगे तो लिख देते हैं ये जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के सड़े गले कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आप इसके एग्जाम्पल के रूप में लिख दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में क्या आप लिख सकते हैं बताइए? सड़े गले से प्राप्त करता तो क्या आप लिखेंगे इसका एग्जाम्पल? कोई एग्जाम्पल है आपकी नजरों में तो आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? म्यूकर लिख दीजिए, एगेरिकस लिख दीजिए। जैसे म्यूकर, अगेरिकस, अगेरिकस, ये हो गई। ठीक है। और दूसरी बात
एक एग्जाम्पल है तो मृतोपजीवी हो गए। अब मृतोपजीवी भी दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, मृतोपजीवी भी दो प्रकार का होता है। तो मृतोपजीवी जो दो प्रकार का होता है उसका नाम है पहला अविकल्पी। पहला क्या है? ए, अविकल्पी, अविकल्पी, अविकल्पी मृतोपजीवी। ये तो जो अविकल्पी मृतोपजीवी होती हैं ये केवल भाई ये केवल क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख दूं, ये केवल क्या होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से, केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर? जो भी अविकल्पी मृतोपजीवी हैं वो केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, वही एगेरिकस लिख सकते हैं, लिखाता है यही एगेरिकस लिख दीजिए। और एक होता है आपका ये दोनों आपके क्या है, इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं म्यूकर एंड एगेरिकस। एगेरिकस ये दोनों कवक हैं, ये दोनों क्या करते हैं, सड़े गले मृतोपजीवी कवक। दूसरा आपको हम लिख देते हैं, आपको क्या लिख देते हैं भैया, विकल्पी मृतोपजीवी। विकल्पी यानी इसके पास विकल्प है, विकल्पी मृतोपजीवी। देखिए यहां पर क्या था भैया, यहां लिखा था अविकल्प, यानी कोई विकल्प नहीं है मृतोपजीवी, मरे हुए जीवों के अतिरिक्त इसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही भोजन को अवशोषित करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर एगेरिकस। आप नाम से देखिए अविकल्पी मृतोपजीवी, यानी मृतोपजीवी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अब दूसरा है विकल्पी मृतोपजीवी, यानी ये मृतोपजीवी तो हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते तो हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सजीवों में भी पहुंच जाते हैं और फिर वहां से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ लिख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर ये सजीव कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। सजीवों से आवश्यकता पड़ने पर ये सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर सजीव मर जाएं तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अगर ये सजीव जहां से भोजन को प्राप्त कर रहे हैं अगर वो मर जाए तो ये भी मर जाती हैं। उनकी मृत्यु पर ये भी मृत हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। क्लियर? और इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिख दूं, एग्जाम्पल में क्या लिखूं इसका, पक्सीनिया है ना, क्या लिख सकते हैं, पक्सीनिया, पक्सनिया। ये क्लियर? तो भाई आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं अगला बताने जा रहा हूं। चलिए अब दूसरा देखिए भैया, पहला तो हो गया आपका मृतोपजीवी, दूसरा आपका आ गया परजीवी। तो परजीवी में जैसे दाद, खाज, खुजली, यही तो सब है ना। तो ये सब क्या है, दाद, खाज, खुजली, जिसको रिंग वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग वर्म भी कहते हैं। ये किससे प्राप्त करते हैं भैया, ये सजीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये ऐसे कवक होते हैं, कवक सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। क्या, जैसे रिंग वर्म है ना, पढ़े ना आप, रिंग वर्म, ठीक है। दांत खास खुजली वाला है, ठीक है।
अब मुझे तो लगता है दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जिसके पास दांत खाज खुजली ना हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये भैया। पसीना होगा, गंदगी होगी हर जगह, गर्मी उमस, और आपको बताया कि नम और आर्द्रता वाले स्थानों पर तो कुछ अंदर वाले पोर्शन होते हैं जहाँ पर नम भी रहता है और आर्द्रता भी रहती है, उमस रहती है, घमस रहती है, तो वहाँ पर ये हो जाता है। इसलिए सभी शरीर की हर एक अंग की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। तो ये हो गया परजीवी, है ना। अब तीसरा आपका आ गया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका आ गया है, और वो है आपका सहजीवी। क्या है ये? दूसरा हो गया। तीसरा आपका सहजीवी। सहजीवी ये तो सहजीवी में क्या होता है कि कुछ दो लोग मिल करके आपस में क्या करते हैं, सहजीवन का संबंध, एक साथ एक दूसरे को सहयोग करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये इनके इस प्रकार के जीवन को क्या कहते हैं? सहजीवन। और ऐसे कवक को क्या कहते हैं? सहजीवी कवक, है ना। तो जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है, उदाहरण के रूप में क्या होता है, कवक हो गया। क्या हो गया? एक इसका उदाहरण आपका कवक है, अरे सॉरी लाइकेन, एक आपका लाइकेन है। क्या है? लाइकेन। और दूसरा आपका है क्या है भैया? लाइकेन के अलावा क्या है? माइकोराइजा। क्या है? माइकोराइजा। ये दो चीज है आपके पास, माइकोराइजा। क्लियर? तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा अच्छे जान लीजिए। अगर लाइकेन की बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करता हूँ लाइकेन की, तो देखिए लाइकेन दो भागों से बना है। लाइकेन में दो लोग होते हैं, भागों से नहीं, लाइकेन में दो होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक आपका होता है, क्या होता है? कवक। क्या होता है? कवक। एक होता है आपका कवक और दूसरा होता है आपका शैवाल। क्या होता है? शैवाल। ठीक है। कवक जो होता है, ये दोनों मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। अब जो कवक होता है आपका भैया और शैवाल, इनका जो मात्रा कितनी होती है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। तो जो कवक होता है ये 95% होता है, और जो शैवाल होता है ये 5% होता है। ठीक है। शैवाल कितना होता है? 5% होता है, और कवक कितना होता है? 95%। अब कवक का कार्य क्या है भैया? ये पृथ्वी से अपने चूसकांग की सहायता से, इसमें चूसक होते हैं, तो अपने चूसक अंगों की सहायता से जो खनिज लवण है और जल है वो शैवाल को पूर्ति करवाते हैं। क्या करवाते हैं? शैवाल को पूर्ति करवाते हैं। किसका किसका? H2O का प्लस खनिज लवण का, खनिज लवण आदि को अवशोषित करके इसको ट्रांसफर कर देता है शैवाल को। और शैवाल क्या करता है? इसमें क्लोरोफिल है, और जब ये खनिज लवण और जल पा जाएगा और साथ में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा ये। तो ये क्या करेगा भैया? प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा। और प्रकाश संश्लेषण कर लेगा तो भोजन का निर्माण कर लेगा, और फिर दोनों आपस में खाने पीने लगेंगे। तो कुल मिलाकर के ये इसको देता है, इसको देता है। इस प्रकार से दोनों आपस में क्या करते हैं? ये दोनों आपस में क्या करते हैं भैया? ये आपस में क्या करते हैं? एक सहजीवन का संबंध व्यतीत करते हैं। इस प्रकार इसका उदाहरण आपका हो गया कवक और शैवाल का, लाइकेन। अब कवक का जो अंश है भैया ना, जो कवक का अंश होता है उसको कवकांश कहते हैं। क्या कहते हैं? कवकांश। जो कवक इसमें भाग ले, कवक का जो भाग ले उसको कवकांश कहते हैं। क्या कहते हैं? कवकांश कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कवकांश। तो पानी पी लूँ 1 मिनट भैया, जो यार बस 2 मिनट का वीडियो और रह गया है। चलो भाई, तो जो कवक का अंश होता है उसको कवकांश कहते हैं। क्या कहते हैं? कवकांश। क्या कहते हैं? कवकांश कहते हैं। या इसी को अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो माइकोबियॉन्ट, माइकोबियॉन्ट। ठीक है। और माइकोबियॉन्ट 1 मिनट। और यहाँ जो कवक का है शैवाल, तो इसको हम कहते हैं शैवलांश, शैवलांश अर्थात इसको कहते हैं। अब ये फाइको वाला है ना, तो इसको हम लिखेंगे फाइको। क्या लिखेंगे? फाइको, PHY, फाइको। और यहाँ लिख देंगे बियॉन्ड। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका लाइकेन की बात, जिसमें कवक और शैवाल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कवक 95% एंड शैवाल इक्वल टू कितना 5% होता है, ठीक है।
अब इस प्रकार एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अरे ये उसी प्रकार है जैसे H2O में क्या होता है ना, H2O का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो H2O का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भैया कुछ ऐसे होता है, ठीक है। कैसे? ऐसे अगर H है और यहाँ पर O है और यहाँ पर H, तो होता क्या है कि जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में, है ना। तो क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं ना, ये आदान प्रदान करते हैं। ये तो अपना 2 पूरा किया, भी अपना 2 पूरा किया और दोनों मिलकर के ऑक्सीजन के लिए 8 पूरा करवा दिया ना। तो यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे को, ले रहे दे रहे भाई, जहाँ लेने वाला होगा वहाँ देने वाला भी होना चाहिए ना। मतलब एक दूसरे को दे, एक लेने वाला हो तो बदले में वो भी कुछ देने वाला हो। अब ऐसा नहीं कि हम दे दें वो कुछ नहीं दे ना। तो जहाँ पर दोनों सहयोग प्रदान करते हैं वहाँ जीवन अच्छा व्यतीत होता है। बस इसी प्रकार यहाँ, ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल जो फटाफट उसको माइक्रोराइजा देख लो भाई, क्या है? माइक्रोराइजा। तो यहाँ जो माइक्रोराइजा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोराइजा है ना। तो माइक्रोराइजा में क्या होता है भैया? यहाँ पे देखिए, यह भी कवक है और उच्च पादपों, कवक और उच्च पादपों की जड़ों में होता है। क्या लिख यहाँ पर लिखिए? कवक प्लस उच्च पादपों की जड़ों में, उच्च पादपों के बीच ये। अब इसमें भाग कौन कौन लेते हैं? उच्च पादपों की जड़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कवक, यहाँ पर मैं लिख दूं एक, लिख दूं यहाँ पर कवक, और यहाँ पर क्या लिख दूं भैया? पाइनस की जड़। एग्जाम्पल ले लो, पाइनस की जड़, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दिया है, पाइनस की जड़ को ही उसने इंपॉर्टेंट लिया है, पाइनस की जड़, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो पाइनस की जड़, क्योंकि वहाँ पे पाइनस होते हैं क्या? पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं, तो वहाँ पर जल बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो ये कवक क्या करता है, पाइनस क्या करता है? यहाँ देखिए, कवक क्या होता है? ये कवक जो है पाइनस की जड़ में इकट्ठा होता है, यानी पाइनस की जड़ इसको बुला लेता है कवक को, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? यह कवक को अपने जड़ों में रहने का स्थान देता है, ठीक है। जब ये रहेगा यहाँ पर तो क्या करेगा? कवक क्या करेगा? अपने चूसकान की सहायता से, चूसक की सहायता से H2O और खनिज लवण का अवशोषण करेगा, खनिज लवण का अवशोषण, ठीक है। यानी ये जो पाइनस की जड़ है कवक को कह दे कि भैया आओ मेरे पास रुको, ठीक है। और कवक क्या करेगी? इस पर पास चूसक होते हैं, ठीक है, शकक, ठीक है। तो वो जो चूसक होते हैं, चूसक की सहायता से पृथ्वी से पानी और मिनरल्स को खींचकर अवशोषण करेगा और यहाँ पाइनस को दे देगा। फिर पाइनस क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से माइक्रोराइजा में भी कवक और पाइनस की जो जड़ होती हैं, जड़ों के बीच क्या होता है? रिलेशन होता है। और लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच क्या होता है? संबंध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ आज आपके कवक के बारे में बेसिक जानकारी बता दी गई है। कल इसके बारे में, इसके आगे का सेकंड वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 1 जनवरी तक कहा था कि मेरे 400 सब्सक्राइबर पूरा होने चाहिए और आप लोगों ने इतनी मेहनत किया कि 400 को ऊपर कर दिया। इसके लिए मैं सबका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।